Dear students, class 11th subject geography, chapter 2nd स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी अर्थात संरचना एवं भू आकृति विज्ञान। जी हम बात कर रहे हैं भारत की कि भारतीय उपमहाद्वीप की जो संरचना है वो किस प्रकार की है, कौन कौन से जो उसके अंदर उपखंड मिले हुए हैं, यानी किन भूखंडों से मिलकर भारत का निर्माण हुआ है। तो एक दृष्टि इस महाद्वीप की संरचना पर। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारतीय जो उपमहाद्वीप है वो किस प्रकार से बना हुआ है। यानी भारत के विभिन्न भूभागों का निर्माण एक लंबे भूवैज्ञानिक इतिहास में हुआ है। अर्थात भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास अतीत बहुत प्राचीन है। भूवैज्ञानिक संरचना एवं सेल समूहों की भिन्नता के आधार पर भारत को भूवैज्ञानिक 3 भागों में बांटते हैं। अब 3 भाग कौन कौन से हैं वो आपके सामने दिए गए हैं। पहला भाग आता है प्रायद्वीपीय खंड, दूसरा आता है हिमालय व अन्य पर्वत श्रेणियाँ, और तीसरा आता है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय खंड की। यानी भारत के दक्षिणी भाग में स्थित जो पठारी प्रदेश हैं वो अति प्राचीन चट्टानों से बना हुआ है, और यह खंड गोंडवाना लैंड से अलग होकर 3 ओर से समुद्र से घिरा होने के कारण प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। यानी इस पठार की प्रमुख विशेषता यह है कि यह कर्मिक अपर्दन चक्र यानी साइकिल ऑफ इरोसियन के कारण घिसकर प्राचीन अवस्था में पहुंच चुका है। इसके जो तट हैं वो खड़ी कंठ के यानी एक तरह से कटाफटा तट और द्रोणी घाटियाँ यहाँ के अपर्दित धरातल की एक रूपता को भंग करती है। यानी बाकी भाग देखते हैं वो लगभग एक सीधी लाइन सी है, लेकिन जो प्रायद्वीपीय भाग है यहाँ पर समुद्र तट के साथ लगता हुआ अक्षितर कटा फटा हुआ है। जैसे हम किसी कागज़ के टुकड़े को फाड़ देते हैं तो वो टेढ़ा मेढ़ा कट जाता है, उसी प्रकार भारतीय जो प्रायद्वीपीय खंड है उसका जो सीमा है वो कटी फटी दिखाई देती है। दूसरा, भारतीय प्लेट पर स्थित इस चापाकार यानी चाप के आकार की जो प्रायद्वीपीय उत्तरी सीमा है वो काफ़ी कटी फटी है, जो कि गुजरात के कच्छ से आरंभ होकर अरावली पहाड़ियों के पश्चिम से गुजरती हुई दिल्ली तक और फिर गंगा व यमुना नदियों के समानांतर राजमहल पहाड़ियों व गंगा के डेल्टा तक जाती है। यानी पश्चिमी बंगाल तक ये भाग इस तरफ से चला जाता है। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्व में स्थित शिलांग अथवा मेघालय का पठार और कर्बी एगलांग पठार भी इस प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी किनारे की रचना करते हैं। और यह जो पठार है वो नाइस व ग्रेनाइट जैसी प्राचीनतम भूप्रपटी शैलों से बना हुआ है। और प्रायद्वीपीय पठार के संरचनात्मक इतिहास की प्रथम प्रमुख घटना विंध्य महाकल्प यानी पेलजोइक में घटी, जब अरावली क्षेत्र की भू अभिनति में जमे अवसाद से विशाल अरावली पर्वत का निर्माण हुआ। और लंबे समय के अपर्दन के बाद आज अरावली पर्वत श्रेणी एक अवशिष्ट पर्वत श्रेणी में रह गई है, जो उस समय की अरावली की तुलना में कुछ भी नहीं है। यानी प्राचीन काल में अरावली पर्वत का स्वरूप अलग था और आज उसका स्वरूप बहुत हद तक परिवर्तित हो चुका है। और अरावली के जन्म के काल में ही दक्षिण की जो नल्लामनाई पर्वत श्रेणी है उसका भी विकास हुआ था, और धीरे धीरे कालांतर के साथ ये परिवर्तित होते गए। और दूसरा जो भाग आता है हमारा वो है हिमालय और अन्य पर्वत श्रेणियाँ। लेकिन इससे पहले प्रायद्वीपीय जो खंड है उसकी एक जानकारी दे देते हैं। यानी ये मध्य भारत से लेकर दक्षिण तक है, जिसके अंतर्गत हमारे गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु,
और तेलंगाना इत्यादि इन सब राज्यों का एक बहुत बड़ा भूभाग शामिल है। और इस क्षेत्र को सोने की खान भी कहा जाता है। सोने की खान का अभिप्राय ये नहीं कि यहाँ सोना निकलता है, लेकिन यहाँ तमाम प्रकार के जो खनिज ऐसक हैं वो इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं और खनिजों के ऊपर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक निर्भर होती है। अब हम बात करेंगे हिमालय पर्वत और अन्य पर्वत श्रेणियाँ, जिसके अंतर्गत की उत्तरी भारत में हिमालय पर्वत जो चीन और भारत के पाकिस्तान से लेकर चीन, भारत, तिब्बत, नेपाल, भूटान इत्यादि प्रदेशों के साथ होता हुआ हमारा बांग्लादेश, म्यांमार तक पहुंच जाता है। इसके अलावा अरावली पर्वत श्रेणियां भी आती हैं। दक्षिण में नल्ला मुलाई जो पहाड़ियाँ, सतपुड़ा, विंध्याचल पर्वत श्रेणियाँ, ये सब हिमालय या पर्वतीय क्षेत्र का एक भाग कहलाती है। तीसरा हमारा आता है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, यानी ये हमारे देश का सबसे उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। यानी इस क्षेत्र को हम अन्न का कटोरा कहें तो कोई अतिशयोक्ति ना होगी, क्योंकि इसके अंदर हमारा हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का कुछ भाग, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग, बिहार, पश्चिम बंगाल इत्यादि वो राज्य आते हैं जिनसे उत्पादित अन्न से भारत अपने जनता का भरण पोषण तो करता ही है, काफ़ी हद तक इसे विदेशों में निर्यात भी करता है। फिर इसके अलावा आता है अलग अलग जो भू आकृतियाँ हैं, किस क्षेत्र में कौन कौन सी भू आकृति बनी है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले अध्याय में। धन्यवाद।